हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कम ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 204 इनॉक विलेज को। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बर्सर्क सीरीज के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां आप जाकर बर्सर्क सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, वरना कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मांगा की शुरुआत में इनॉक विलेज को दिखाया जाता है, जहां पशुओं के कंकाल हैं। इन्हें देखकर गांव वाले हथियार लेकर स्टोर हाउस में जाते हैं, जहां ट्रॉल ने पिछली रात हमला किया है। वो देखते हैं कि ट्रॉल के मुंह में किसी का हाथ है, जो वहां स्टोर हाउस के गार्ड टेड का है, जिसे हैना देखकर डर जाती है और वो टेड को बचाने के लिए ट्रॉल पर हथियार से हमला करती है। ट्रॉल हैना के हथियार को हमले से तोड़कर उस पर चढ़ जाता है और गाँव वालों के सामने ही ट्रॉल हैना का रेप करने लगता है। हैना को बचाने के लिए उसका भाई हॉरेस ट्रॉल पर हमला कर उसे बचा तो लेता है, लेकिन ट्रॉल फिर अपने और साथियों के साथ हॉरेस पर हमला करते हैं, जिसकी चीखें पूरे इनॉक विलेज में गूंजती हैं। अगले दिन टेड और हॉरेस की क्षतिग्रस्त बॉडी को बाइज्जत गांव वाले दफनाते हैं कि तभी वहां मॉर्गन आ जाता है। गांव वालों को मॉर्गन से पता चलता है कि उसके साथी ट्रॉल के गार में समा गए और मॉर्गन को पता चलता है कि ट्रॉल के हमले से टेड और हॉरेस मारे गए और हैना का रेप हुआ, जिससे वो बामुश्किल ही बची। चीफ के पूछने पर मॉर्गन उसे बताता है कि वो जंगल से मदद के लिए गट्स और उसके ग्रुप को लाया है। गांव वाले गट और उसके साथी को देखते हैं, जिनके साथ वो लोग एल्स को भी देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि फानेसी या कास्का में से ही कोई विच होनी चाहिए, लेकिन मॉर्गन उन्हें बताता है कि वो श्रिके हैं। श्रिके को बच्ची समझ उन्हें ये मजाक लगता है और उल्टा वो मॉर्गन पर ही चढ़ाई कर देते हैं। गांव वालों की बातों से श्रिके अनकंफर्टेबल हो रही है कि वहां गांव के चर्च के पादरी आ जाते हैं और उन्हें भी गांव वालों का एक विच पर अपनी मुसीबत के लिए डिपेंड होना बेतुका लगता है। फादर को यही लगता है कि वो किसी बच्ची को विच के कॉस्ट्यूम में गांव ले आया है, और तो और उनके साथ एल्फ होने को भी वो नकार देते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक एल्फ उनकी रक्षा ट्रॉल से नहीं कर सकते। फादर अपने फैसला गट और उसके ग्रुप को भी सुनाते हुए उन्हें वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि फादर के हिसाब से वो लोग ट्रॉल का सामना नहीं कर सकते। और वो फिर वही कहते हैं कि ये मुसीबत उनके विश्वास की परीक्षा है, जिसमें उन्हें टिके रहना होगा। इसीद्रो को लगता है कि वो सभी गाँव वालों की मदद के लिए आए हैं और वो लोग उन्हें ही वापस जाने के लिए कह रहे हैं। फानेसी अपने पिता और पोस्ट का नाम उपयोग करना चाहती है ताकि वो गांव वालों को समझा सके, जिस पर सर्पिको उसे रोकता है, क्योंकि फानेसी ने पहले ही होली सी को छोड़ दिया है और होली सी के नाम को इलीगली यूज करना जुर्म है। फादर फिर श्रिके से कहते हैं कि उसे इस गेटअप में नहीं घूमना चाहिए, वरना होली सी की नजरों में उसे भी हेरेटिक समझकर जला दिया जाएगा। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस एक ढकोसला है। तभी कासा गलती से एक कॉफिन में गिर जाती है, जिस पर गाँव वाले उसे डांटने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि कास्का पागल है। गट इंटरवीन कर कासो को उठाता है और नम्रता पूर्वक फादर से एक रात ठहरने की परमिशन मांगता है। चूंकि कास्का ने पिलग्रिम के कपड़े पहने हुए हैं, ये चर्च का कस्टम है कि पिलग्रिम की मदद करनी चाहिए, और फादर ना चाहते हुए भी उन्हें वहां रात रुकने की परमिशन दे देते हैं, और साथ ही हिदायत भी कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। गट्स के पलटते ही वो सभी गट्स की तलवार को देखते हैं और साथ ही उसके नकली हाथ को भी। फादर गाँव के चीफ को उनके रुकने की व्यवस्था करने को कहता है, और अब श्रिके को फ्लोरा की बातों पर रियलाइज होता है, जो गट से जुड़ी हुई थी। लॉज में श्रिके सभी को उसके बाल उंगलियों में बांधने को देती है, जिससे वो सभी को टेलीपैथी के जरिए बात कर सके। इसीद्रो के फिर से होशियार बनने पर श्रिके सभी को मन में एक बंदर की इमेज बनाकर दिखाती है, जो इसीद्रो के लिए है। श्रिके बताती है कि वो अपने बाल के जरिए अपने सब्जेक्ट पर कंटीजियस मैजिक को यूज कर सकती है। हर इंसान में क्षमता होती है कि वो किसी और के साथ अपनी सोच को ट्रांसफर कर सके, और बाल के जरिए उनकी ये क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड श्रिके से जुड़ सके। जब तक वो लोग इमेज को ट्रांसफर करना नहीं सीख लेते हैं, तब तक बातों के जरिए ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। श्रिके सभी को इस ट्रॉल के मुठभेड़ में उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर इसीद्रो ऑफेंड हो जाता है। श्रिके सिर्फ मैजिक यूज करना जानती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रुप की लीडर बन गई है। श्रिके फिर कहती है कि ग्रुप में एक वो ही है जो ग्रुप के प्रोग्रेस को देख सकती है और साथ ही उन्हें प्रॉपर जानकारी समय पर दे सकती है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ट्रॉल स्पेशलिस्ट नहीं है। गट्स इस बात के लिए एग्री हो जाता है। इसीद्रो अपनी बात की इज्जत ना होने पर गुस्से में वहां से चला जाता है, जो बाकियों को थोड़ा अजीब लगता है। इसीद्रो नदी के किनारे अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा है और उसके साथ अपने चाकू से अचानक हमला करता है, जिसके कारण
उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वो अपने सीक्रेट अटैक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही श्रिके की नई पोजीशन के लिए गुस्सा भी है। जो पग भी उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी वहां मॉर्गन आ जाता है, जो उनके लिए डिनर पर मछली बनाने के लिए मछली पकड़ने आए हैं, लेकिन मछली ना होने की वजह से पोटैटो सूप पर ही सेटल होता है। मॉर्गन इसीद्रो को बताता है कि उसे उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। वो इसीद्रो से उनके साथ होने की वजह पूछता है, जिस पर इसीद्रो बताता है कि उसका गट्स से सौदा हुआ है स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाने के लिए। इसीद्रो बताता है कि गट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे कोई बीस्ट हो, और उसे तलवार घुमाता देख उसकी भी रूह कांप उठती है। कईयों बार लड़ते हुए ये बताना मुश्किल होता है कि कौन रियल बीस्ट है। वो है जो मॉन्स्टर का शिकार करता है। इसीद्रो सिर्फ गट्स को मानता ही नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कर रहा है। मॉर्गन को इसीद्रो की चिंता होती है कि इतनी कम उम्र में वो अपने घर से भाग आया, जिस पर इसीद्रो कहता है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, और यहाँ तक कि गांव वालों को भी क्या फर्क पड़ता है। तुम अपनी जान खतरे में डाल विश को उनके बचाने के लिए ले आए। गाँव वालों का बर्ताव देख इसीद्रो को लगता है कि मॉर्गन को भी गाँव छोड़कर भाग जाना चाहिए। मॉर्गन बताता है कि उम्र के इस पड़ाव में वो ऐसा नहीं कर सकता, और यहीं पर उसकी फैमिली सो रही है जो बाढ़ में गुजर गई। उन्हें खुशी है कि गांव वालों ने उस पर अपनी किस्मत का भरोसा कर उसे जंगल में भेजा और वो अपना सपना पूरा कर पाए, जो विच को आखिरी बार देखने का था। बचपन में वो और बच्चों की तरह डी ड्रीमिंग करते थे कि वो विच को ढूंढेंगे, एल्फ को पकड़ेंगे या गाँव से भागकर समंदर की सैर करेंगे। लेकिन एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ गई। पता नहीं कैसे वो जंगल में पहुंच गए और गलती से या किस्मत से मेंशन तक जा पहुंचे, जहां उन्हें जरूरी दवाइयां मिली। उसकी वजह से उनकी माँ की जान बच गई और फिर उन्होंने अपना जीवन गांव में बिताया। जिंदगी भर उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जिया, जिसमें जंगल का एडवेंचर उनके दिल के सबसे करीब है। विश ने उनका वेट किया और आज भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी। इसीद्रो मॉर्गन की कहानी सुनकर फेड अप हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम गया, अब नौजवानों की बारी है। खुद को मुझसे मत जोड़ो, जब मेरा एम्बिशन इतना बड़ा है, और अगर थोड़ी देर में और यहाँ रुका तो मेरे एम्बिशन भी तुम्हारी तरह बूढ़े हो जाएंगे। और इसीद्रो वहाँ से भाग जाता है। मॉर्गन देखता है कि पुल के ऊपर से गट्स उनकी बातें सुन रहा है, और मॉर्गन कहता है कि इसीद्रो के मन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी राय है। वहीं श्रिके गांव का मुआयना करते हुए चर्च तक पहुंच जाती है। उस जगह को देख उसे लगता है कि जब ट्रॉल हमला करेंगे तो गांव वालों के छुपने के लिए वो जगह अच्छी रहेगी। तभी वहां कुछ बच्चे आकर श्रिके को पत्थर मार वहां से भगाने लगते हैं कि तभी वहां गट्स आ जाता है, जो खुद भी गांव का मुआयना कर रहा है। श्रिके गट्स को थैंक्स बोलती है, जिसने पहले गांव वालों के सामने माहौल को संभाल लिया था, और उसे लगता है कि गांव वाले शायद उसे ढूंढते हुए वहां आ सकते हैं। गट्स को लगता है कि श्रिके गांव वालों से कुछ और भी कहना चाहती थी। श्रिके बताती है कि पूरी मानव जाति गलतियां कर रही है। जिस पहाड़ी पर चर्च बना है वहां स्पिरिट्स का मंदिर हुआ करता था, और कई चर्च इसी तरह स्पिरिट फेथ की पवित्र जगह को अपने तले कुचल रही है, जो सिर्फ होली सी का अपना अधिकार दिखाने का तरीका है। लोग भगवान के नाम पर युद्ध करते हैं, उसी के नाम पर मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं बिना थके, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो उन्हें बचा सकता है वो उनके ही अंदर है। श्रिके बताती है कि बहुत पहले विश लोगों के साथ रहा करती थी। वो सभी जरूरतमंद गाँव में जाकर स्पिरिट्स की बातें उनसे कहा करती थी, और तो और बीमारों की मदद भी करती थी। लेकिन जब होली सी आई और चर्च खड़ा करना शुरू किया, लोगों ने विच को दुत्कारना शुरू कर दिया और मजबूरन उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ा, लोगों से छुपकर। लेकिन अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो उनकी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, और इसलिए वो गांव वालों को कभी माफ नहीं करेगी। गट्स श्रिके से कहता है कि फिर ये मिशन छोड़ दो, वो वैसे भी मरने वाली हैं। अगर कोई नहीं चाहते हुए भी किसी की बात मान रहा है तो वो बेवकूफ है। गट की बात सुनते ही श्रिके शॉक हो जाती है और वो गट को बदतमीज समझती है। वहीं फानेसी कास्का की उंगली पर श्रिके के बालों को बांध रही है, जो सर्पिको को बेकार ही लगता है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं सकती, लेकिन श्रिके के आदेश पर फानेसी ऐसा कर रही है। सर्पिको को अभी भी लगता है कि ये पूरा मिशन और जर्नी फालतू है, लेकिन गट ने फानेसी को बदल दिया है, जो शायद उसके लिए अच्छा है। और जो विंड की ताकत सर्पिको को मिली है वो उसकी तरह बंधी हुई नहीं है, जो कहीं भी बेरोक टोक जा सकती है, जो सर्पिको से पूरी तरह से अलग है। तभी गांव में एकाएक मौसम बदल जाता है और दोनों को एहसास होता है कि ट्रॉस का हमला होने वाला है। श्रिके तुरंत अपना मैजिक यूज कर टीम को ट्रॉस के हमले की जानकारी देते हुए चर्च में बुलाती है। गांव के लुकआउट पर गार्ड्स देखते हैं कि जंगल से ट्रॉस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में गांव की तरफ आ रहे हैं, और वो तुरंत खतरे की घंटी बजाते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले तुरंत चर्च की तरफ बढ़ते हैं। इसीद्रो सर्पिको और टीम को ज्वाइन कर चर्च की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उन्हें पीछे से चीखने की आवाज आती है। दरअसल एक महिला के पति को ट्रॉस ने हमला कर मार दिया है और वो उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। सर्पिको तुरंत अपना मैजिक तलवार से उन पर हमला करता है, जिसका कोई असर
असर नहीं होता। फानेसी तुरंत सर्पिको को विजुअलाइज करने को कहती है और सर्पिको विंड स्पिरिट को विजुअलाइज कर उनकी तरफ बढ़ते हुए ट्रॉल्स पर अपनी तलवार से हमला करता है। इस बार विंड एलिमेंट अपना कमाल दिखाती है और स्पिरिट ट्रॉल्स से गुजरते हुए उनके पीछे एक बवंडर पैदा करती है और उन ट्रॉल्स के सर कट जाते हैं। सभी सर्पिको का ये कमाल देख हैरत में हैं। सर्पिको खुद पर और विंड स्पिरिट पर भरोसा कर फिर ट्रॉल्स पर हमला करता है जिन्होंने औरत को पकड़ रखा है और उनके सिर भी कट जाते हैं। तभी सर्पिको पर एक ट्रॉल ऊपर से हमला करता है और सर्पिको अपनी जादुई चोले की बदौलत तेजी से रास्ते से हट जाता है और ऊपर खड़े ट्रॉल को भी काट देता है। गांव वाले इस मैजिक को देखकर विश पर भरोसा करने लगते हैं। इसीद्रो भी जोश में आकर अकेले खड़े ट्रॉल पर अपना मैजिकल चाकू से हमला करने बढ़ता है, लेकिन उसके साथियों को देख वापस भागता है। वो सभी जान बचाकर भागने लगते हैं कि इसीद्रो उनकी तरफ बेरीज फेंकता है, जिससे वो कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं और फिर उनकी तरफ दहाड़ते हैं। सर्पिको भागते हुए कुछ ट्रॉल्स पर हमला करता है जिससे कुछ मर भी जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा है और भागने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं। भागते हुए अचानक कास्का गिर जाती है जिसे फानेसी संभालती है, लेकिन ट्रॉल को पास देख उसे बचाने के लिए खुद को ढाल बना लेती है। फानेसी पर हमला होने ही वाला होता है कि सर्पिको उसकी जान बचा लेता है। सर्पिको नोटिस करता है कि फानेसी ने किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली और वो चारों तरफ से ट्रॉल से घिरे हुए हैं। सर्पिको उनके लिए ओपनिंग बनाने के बारे में सोच ही रहा होता है। वहीं फादर सभी को चर्च के अंदर छुपने के लिए कह रहे हैं और वो देखते हैं कि विच के दोस्त ट्रॉल से घिरे हुए हैं जो पीछे इसलिए रह गए ताकि दूसरे अंदर जा सके। फादर को लगता है कि उनका आखिरी समय आ गया है कि गट्स की एंट्री होती है। फादर उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गट अपने एक ही वार से वहां खड़े कुछ ट्रॉल्स को काट देता है, जो वहां खड़े ट्रॉल्स और गांव वालों के लिए शॉकिंग है। गट को देख एक पल के लिए सब रुक जाते हैं, लेकिन गट्स रुकने वालों में से नहीं है और वो वहां कई और ट्रॉल्स पर हमला कर ट्रॉल्स की लाशें बिछा देता है। गट्स के कारनामे से ट्रॉल खुद भी डरे हुए हैं और सर्पिको तुरंत मौका देख सभी को चर्च के अंदर लेकर भागता है। फादर और गांव वालों की आंखें अब खुल चुकी हैं कि वो किसे लौटा रहे थे। वहीं इवेलेरा और श्रिके चर्च के ऊपर से लड़ाई देख रही हैं और अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रॉल और गट्स में कौन मॉन्स्टर है, और उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि गट्स के इंटरस्टिस में होने की वजह से ऐसा है या उसकी तलवार ही ऐसी है। श्रिके के कहने पर इवेलेरा ने चर्च की दीवार पर चार्म किसी खास डायरेक्शन में लगाया है और वो आगे के लिए तैयार है। श्रिके तुरंत गांव वालों से कहती है वो जादू से चर्च के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने वाली है। फादर श्रिके को देख तुरंत चीफ से उसे घसीट कर लाने का हुक्म देते हैं, जिस पर चीफ गांव वालों के साथ मना कर देता है क्योंकि उन्हें भी विश पर अब भरोसा है। श्रिके तुरंत सभी को मन ही मन उसके लिए समय निकालने के लिए कहती है और अब सर्पिको और इसीद्रो भी मैदान में उतरते हैं। सर्पिको अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से ट्रॉल पर हमला कर उन्हें काट रहा है, वहीं इसीद्रो बेरी से ट्रॉल को रोके हुए है। गांव वालों को मॉर्गन पर फक्र है जो वो मैजिक यूजर्स को लेकर आया और वो सभी मिलकर चर्च को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं फादर मैजिक को ढकोसला समझते हुए ऊपर जाते हैं जहां श्रिके मंत्र पढ़ रही है। फादर श्रिके को रुकने के लिए कहते हैं जिसे इवेलेरा काउंटर करती है, लेकिन फादर इवेलेरा को दूर छटक श्रिके की तरफ बढ़ते ही हैं कि फानेसी और कास्का वहां आ जाते हैं। फादर फानेसी की कोई बात मानना नहीं चाहता, वो अभी भी इसे गॉड का टेस्ट समझ रहा है। फानेसी को रियलाइज होता है कि वो खुद भी कभी ऐसी ही थी और उसने भी लोगों को ऐसे ही मौत के गाल में भेजा था। फानेसी का कॉन्फिडेंस लूज होता देख कास्का उसे हिम्मत देती है। फादर श्रिके को पकड़कर खींचने वाला होता ही है कि फानेसी फादर को रोक लेती है और वो देखती है कि चर्च के ऊपर भी ट्रॉल्स आ चुके हैं। वहीं चर्च के अंदर गांव वाले जा रहे हैं जहां भी ट्रॉल्स पहुंच चुके हैं। वहीं गट्स, सर्पिको और इसीद्रो ट्रॉल्स को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी उन्हें चर्च के अंदर से चीखने की आवाज आती है और चर्च के ऊपर से भी गट्स कास्का को खतरे में देख दोनों को अंदर भेजता है और खुद अकेले ही ट्रॉल्स पर टूट पड़ता है। चर्च के अंदर गांव वाले और ट्रॉल्स के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली है, लेकिन दरवाजे पर भीड़ होने के कारण इसीद्रो और सर्पिको अंदर जा नहीं पा रहे हैं। सर्पिको अपने जादुई चोले की ताकत से उनके ऊपर से गुजरते हुए ट्रॉल्स पर हमला करता है, जिससे वो ट्रॉल्स कट जाते हैं। इसीद्रो भी उनके नीचे से बढ़ता है, लेकिन पांव के तले कुचला जाता है। चर्च के ऊपर फानेसी और सभी ट्रॉल्स से घिरे हुए हैं और फादर इसे अंत समय मानकर इसे एक्सेप्ट कर रहा है। कास्का को अकेला देख ट्रॉल उस पर लपकते हैं, जिसे देख फानेसी अपने चाकू से उस पर हमला कर कास्का को प्रोटेक्ट कर लेती है। वहीं श्रिके एस्ट्रल वर्ल्ड में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिट्स का आह्वान कर रही है और वहीं चर्च के अंदर इसीद्रो और बाकी का सामना ट्रॉल से हो रहा है और श्रिको को देर होता देख वो खुद गांव वालों के प्रोटेक्शन के लिए ट्रॉल से लड़ने के लिए उस पर हमला करता है और अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उनसे लड़
ही रहा होता है कि एक बार फिर उसका सीक्रेट हमला बेकार हो जाता है और उस पर ट्रॉल का हमला होने ही वाला होता है कि मॉर्गन ट्रॉल के हमले को खुद पर लेकर इसीद्रो को बचा लेता है। मॉर्गन को घायल देख अब गांव वाले भी मैदान में उतर जाते हैं। वहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में श्री के 4 राजा धरती, समंदर, आकाश और आग का आह्वान करते हुए उन्हें चर्च के प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करती हैं। वो पूर्व के राजा आकाश को बुलाती है, वो पश्चिम के राजा पानी को बुलाती है, वो दक्षिण के राजा आग को और उत्तर के राजा धरती को भी बुलाती है। चारों राजाओं के इकट्ठा होने पर जो आज तक दूर थे, श्री के अपने मंत्रों से उन्हें चर्च के प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करती है। राजाओं की शक्ति मिलते ही चर्च के ऊपर आकाश फट जाता है और ऊपर से एक रोशनी सीधे चर्च पर गिरती है जिसे सभी देख रहे हैं। इस रोशनी से ट्रॉल्स जलने लगते हैं और तो और मॉर्गन के घाव खुद ब खुद भी भरने लगते हैं। इसीद्रो श्रीके की जादुई ताकत देख शॉक में है, जो चर्च के ऊपर फादर, फानेसी और सभी देख रहे हैं। फादर को अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा चमत्कार एक बच्ची कर सकती है। श्रीके बताती है कि जब तक ये बैरियर उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, कोई भी बाहरी इथेरियल बॉडी चर्च को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फादर को ये इम्पॉसिबल लगता है। श्रीके बताती है कि चर्च के चारों तरफ जो स्पिरिचुअल पावर है, उन्हें हमसे प्यार है और वो हमें बचाने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं और ये 4 स्पिरिचुअल बीइंग धरती के गार्जियन एंजल हैं, जो होली किताबों में लिखा है। फिर चाहे कितने ही तरीके से अलग अलग रिलीजन में बताया गया हो, मंत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष की चाहत तो एक ही है। भगवान के अलग अलग होने पर लड़ना बेकार है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक ही है। फानेसी पूछती है, फिर क्यों हमारे मंत्र में इतनी ताकत नहीं? श्रीके बताती है कि चर्च वो जगह है जहाँ एंजल या स्पिरिट से कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन हम मैजिशियन अपने मन में ही इस सेंचुरी को बनाते हैं। श्रीके बताती है कि स्पिरिचुअल बॉडी किसी मॉडल के शरीर में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे रहती है, जो किसी आइडिया के जरिए ही सब में है और उसे मन में महसूस किया जा सकता है। हम मैजिक यूजर हमेशा उन्हें विजुअलाइज करते हुए उनका आह्वान करते हैं, इतना कि उन्हें महसूस कर सकें। जब खुद के मन में सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे, तब तुम उन्हें पूरी तरह से महसूस कर पाओगे और फादर को स्पिरिचुअल परसेप्शन का ज्ञान पूरी तरह से मिलता है, जिसके दम पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ। श्रीके फिर बताती है, मानव जाति ये क्षमता रखती है कि वो दूसरी दुनिया के प्राणियों को महसूस कर सके। मैजिक या अर्चना सिर्फ मंत्रों का उच्चारण ही नहीं, बल्कि दूसरे हिस्से को पहचानना और अपनाना भी है, जिससे तुम जुड़ना चाहते हो। और साथ ही इसके कुछ खतरे भी हैं, जैसे ट्रॉल्स। गर्ड्स को रियलाइज होता है कि ट्रॉल उस घेरे में जा नहीं पा रहे हैं और अब उसे भी श्रीके की काबिलियत की पहचान होती है। तभी एक तेज आवाज की गर्जना होती है और घरों के बीच से होते हुए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है। इस मॉन्स्टर का सर किसी व्हेल मछली की तरह है, जिस पर हाथी के दांत लगे हुए हैं और जिसे देख अब सभी के होश उड़ जाते हैं, जिसे श्रीके ओगर के नाम से जानती है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आया है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा चैप्टर 204 से 210 कवर किया है। बरसक मांगा का नेक्स्ट चैप्टर में लड़ाई और भी इंटेंस होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों तक इस मांगा का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहुंचा सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।